नमस्कार, मैं किरण ठाकुर फिर से हाजिर हूँ आप सभी के बीच अपनी एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आपको पता है कि मैं कुछ टाइम से वीडियोस डालता रहा हूँ हमारे जो डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की है या फिर जिस चीज़ का मुझे ज्ञान है या फिर कहीं से मुझे नॉलेज है इस चीज़ का, उन चीज़ों को आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि थोड़ा सा आपकी ज़िंदगी में भी उससे थोड़ा सा फ़र्क पड़े और आपकी ज़िंदगी भी जो हमारी मिडिल क्लास वाली लाइफ है उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो। और जो आज का टॉपिक है वो है हमारा सेविंग अकाउंट। जैसा कि आपको पता होगा कि जो हम मिडिल क्लास वाले हैं उनके लिए सेविंग अकाउंट सबसे ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है। हम लोगों के लिए एक सेविंग अकाउंट ही है जो हम लोगों के फ्यूचर की श्योरिटी देता है, हमें खुशी देता है, जिसके कह सकते हैं हमें ज़िंदगी जीने का हमें लगता है कि ये एक सहारा है। और इसी सेविंग अकाउंट से हमारे सोसाइटी में किसी की कद को नापा जाता है, किसी की इनकम को नापा जाता है, उसकी ग्रोथ को नापा जाता है और जो कितना सक्सेसफुल है वो भी इसी सेविंग अकाउंट से नापा जाता है। अगर कहें हम सिंपल भाषा में हम कहें तो ये सेविंग अकाउंट हमारे लिए सब कुछ है, बहुत मायने रखता है। प्रॉब्लम यहीं से क्रिएट होती है कि हम लोग जो मिडिल क्लास वाले हैं हम लोगों ने इस सेविंग अकाउंट को सब कुछ मान लिया है और इसी सेविंग अकाउंट पे हम लोगों ने इतना ज़्यादा बोझ डाल दिया है कि हम लोग जो आने वाले हमारे खर्चे हैं 10 से 15 साल के बाद खर्चे हैं, डेली के खर्चे हैं, आज के होने हैं, कल होने हैं, परसों होने हैं, आज के 15 साल के बाद होने हैं, 20 साल के बाद होने हैं, 25 साल के बाद जो भी खर्चे होने हैं उसका सारा का सारा जो ज़िम्मा है हम लोगों ने सेविंग अकाउंट को दे दिया है। आप आजकल के डेली के खर्चों को, आप घर के खर्चे हैं आपके डेली का खाना पीना रहना, उसके बाद मोबाइल, जो घर पे टीवी है, बिजली है, उसके बाद कपड़े हैं, इनका खर्चा भी आपने सेविंग अकाउंट पे डाल दिया है। और उसके बाद जो आप आने वाले आपके बड़े खर्चे हैं 15 से 20 साल के बाद आपने अपने बच्चों की शादी करनी है, उनके हायर एजुकेशन के लिए पैसा इकट्ठा करना है या फिर पैसे की ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को। आपने एक घर सोचा है कि 15-20 साल के बाद, 10-15 साल के बाद आपने एक घर बनाना है। उसके बाद आपने कहीं कोई वेकेशन पे जाना है, टूर पे जाना है, कोई गाड़ी लेनी है या फिर कोई बीमार हो जाता आपकी फैमिली में, उसके इलाज के लिए भी आपने इसी सेविंग अकाउंट को रखा हुआ है। तो यहीं पे हमारी जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट होना शुरू हो जाती है। हम लोग कभी भी फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल नहीं कर पाते। फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल करने का जो मतलब है वो ये है कि आपको हर वक्त, आज से 10, 15, 20 साल, 25 साल तक आपको हमेशा से किसी ना किसी खर्चे की प्रॉब्लम रहेगी, उसकी चिंता रहेगी, उसकी टेंशन रहेगी, उसका आपको हर वक्त कुछ ना कुछ सोच विचार करते रहेंगे आप। कभी वो जिसे कहते हैं ना एक सेटिस्फाइड लाइफ जीना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आज आपने सेविंग अकाउंट में पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और उसके बाद 10-15 साल के बाद आज आपने मान लो अपने जो बाल बच्चे हैं आपने उनके लिए हायर एजुकेशन के लिए 10-15 लाख रुपए खर्च कर दिए उसी सेविंग अकाउंट से। फिर आपको जो अपने घर लेना है, फिर आपने जो उनकी शादियां करनी है, फिर आपने कुछ ज़मीन लेनी है, कुछ गाड़ियां लेनी है या फिर कहीं पे आप टूर प्लान कर रहे हैं जिसमें 1-2 लाख रुपए लग जाते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें फिर अलग हो जाती हैं। उनके लिए फिर से टेंशन लेना हम लोग शुरू कर देते हैं। हमारी प्रॉब्लम ये है कि जो हम लोग जो 15 या 20 साल के बाद जो ये बड़े खर्चे आने वाले हैं इनके लिए कोई प्रॉपर प्लान नहीं करते, कोई प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, बल्कि हम पूरा का पूरा जिम्मेदारी डाल देते हैं हमारे सेविंग अकाउंट से। और प्रॉब्लम हमारी जो है वो यहीं से स्टार्ट होती है। हम लोगों ने हमारे आने वाले 15-20 साल के बड़े खर्चों के लिए, जिनमें आपका 10, 15, 20 लाख रुपए भी लग जाता है, इन सब खर्चों के लिए जिम्मेवार रखा हुआ है हमारे सेविंग अकाउंट को। जैसे कि हमारा जमाई है, हमने जो हमारी सारी सेविंग्स हैं उसकी शादी करवा दी है इस सेविंग अकाउंट से। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताऊँगा कि कैसे सेविंग अकाउंट आपको कभी भी जो फाइनेंशियल फ्रीडम है वो आप कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ अपने सेविंग अकाउंट से आपको अलग अलग खर्चों के लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट और अलग अलग प्लानिंग करनी पड़ेगी, तभी आप इन चीज़ों को एक अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। और वही
आपको लगेगा कि आप डेली बेस पे इन जो आपके बड़े खर्चे हैं, बड़े गोल्स हैं, इनको अचीव करने के रास्ते पे चले जा रहे हैं, तो आपको हर दिन वो सेटिस्फेक्शन, वो खुशी रहेगी कि नहीं, ये खर्चे मेरे अचीव होने वाले हैं। मुझे 15 साल के बाद की टेंशन नहीं है कि उस टाइम मेरे पास ये 3, 4, 5 खर्चे बड़े बड़े इकट्ठा हुए हैं और मुझे सारा का सारा बोझ अपने सेविंग अकाउंट पे देखना है। मुझे देखना है कि मेरे पास खाते में कितने पैसे हैं, पूरे जो मेरी ज़िंदगी है उसकी कमाई मैंने कितनी की है, उसी से निकाल के मैंने इन खर्चों को करना है। मैं आपको बताऊंगा कि इस सेविंग अकाउंट के साथ प्रॉब्लम क्या है। कि मान लीजिए कि आपने 100 रुपये आप लोग कमाते हैं। मैं जनरली बात करता हूँ कि जो मान लो सब हम लोग 100 रुपये कमाते हैं, उसके बाद उस 100 रुपये में से हम लोग 20 रुपये हम लोग डेली खर्चों के लिए रखते हैं, चाहे वो घर का खर्चा हो, चाहे वो आपका खाने का हो, रहने का हो, पीने का हो, जो कपड़ों का है, जो भी आपका डेली का खर्चा है, उसके लिए मान लो आपने 20 रुपये आपने उस 100 रुपये में से साइड रख दिए। उसके बाद जो 80 रुपये है ना, वो आपने सेविंग अकाउंट में रख दिए हैं। हर महीने आप उस 80 रुपये, कभी 100 रुपये, कभी 150 रुपये, कभी 50 रुपये उस सेविंग अकाउंट में रख रहे हैं, ये सोच के कि मैं इसी पैसे से 20 साल के बाद आने वाले मेरे जो बड़े खर्चे हैं, चाहे कोई बीमारी हो जाती है, चाहे आपने घर खरीदना है, चाहे अपने बच्चों की एजुकेशन पे खर्च करना है, उनकी शादी पे खर्च करना है, या फिर कोई ट्रिप पे खर्च करना है, उन सारे खर्चों को आपने ज्वाइन कर लिया है हमारे इस सेविंग अकाउंट के साथ। अब इस सेविंग अकाउंट के साथ प्रॉब्लम क्या है कि आपने मान लीजिए 1 साल तक इसमें पैसा 100 रुपये जमा कर दिया। मान लीजिए 1 साल के बाद आपके पास 100 रुपये इकट्ठा हो गया इस सेविंग अकाउंट में, और सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट है आपको, वो आपको मिलेगा 2.5 से 3%। किसी भी बैंक में आप सेविंग की बात करें तो सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट है वो 2.5 से 3% का है। मान लीजिए कि आपके पास 1 साल के बाद उस 100 रुपये का 103 रुपये हो जाता है, और दूसरे साल में उसी 103 रुपये से आपने कुछ उसी 103 रुपये में 3% और मिलेगा, तो 106 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। अगले साल जो तीसरी साल है 109 पॉइंट समथिंग या 110 मान के चलिए। उसके चौथे साल के बाद 110 पे आपका जो इंटरेस्ट 3% लगेगा, वो मान लीजिए 113, 14, 15 तक 14 रुपये तक हो जाएगा। 104 साल के बाद आपका वो पैसा जो 100 रुपये है 114 रुपये हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होती है, जो आपकी महंगाई दर है ना, जो आपके खर्चे हैं, वो आपके 15 साल के बाद के हैं, वो आपके 10 साल के बाद के हैं, वो आपके 20 साल के बाद के हैं। और जो महंगाई है, आज आप इस स्क्रीनशॉट को देख सकते हैं, मेरे पीछे जो है इसको देख सकते हैं कि पिछले 14 महीने से जो हमारी महंगाई दर है, जो रिटेल की महंगाई दर है, जो हम लोग चीज़ें लेते हैं, दुकान से लेते हैं, शॉप से लेते हैं, इनकी महंगाई दर 10% से ऊपर है। और जो थोक की है वो भी 10, 12, 14% से ऊपर है। और ईयरली बात करें, हम बड़े लेवल की बात करें, तो इंडिया की महंगाई दर 6 से 8% के हिसाब से रहती ही रहती है। अब आप इस चीज को देख सकते हैं कि 15 साल के बाद, 20 साल के बाद जो आपका खर्चा है वो कितना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। मान लीजिए आज अगर आप अपने बच्चों की एजुकेशन पे 10 लाख रुपए खर्च कर रहे होंगे, उन्हें बीटेक, एमबीए जो भी आपने करना है, वो आज 10 लाख रुपए खर्च कर रहे होंगे, तो 15 साल, 20 साल के बाद मान लीजिए आपका अभी बेटा हुआ है, अभी बेटी हुई है, 15-20 साल के बाद उसको हायर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, तो महंगाई दर अगर 10% के हिसाब से हम लोग लेते हैं, तो आज जिस डिग्री को करने के लिए, जो कोर्स को करने के लिए हमारे पास 10 लाख लग जाता है, तो अगली साल उसी को करने के लिए हमें 10% के हिसाब से महंगाई दर हर साल बढ़ रही है इंडिया की। मान के चलिए हम लोग कि आज की डेट में आपको अपने बच्चे की जो एजुकेशन पे, हायर एजुकेशन है, उस पर 100 रुपये खर्च हो रहा है, तो 10% के हिसाब से आपका जो महंगाई दर बढ़ रही है, तो अगली साल उसी एजुकेशन पे जो आज 100 रुपये मिल रही है, वो अगली साल आपको 110 रुपये में मिलेगी, उससे अगली साल 120 रुपये में मिलेगी, उससे अगली साल 130 रुपये में मिलेगी, उससे अगली साल 140 रुपये में मिल जाएगी, उससे अगली साल 150 रुपये में मिल जाएगी। 5 साल में 150 रुपये में वो एजुकेशन आपको मिलेगी। और जो आपका सेविंग अकाउंट है, उसने अभी तक आपका पैसा 115 रुपये बनाया हुआ है। 115 रुपये आपके पास जो सेविंग है, वो 5 साल के बाद 115
15 रुपए है और आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो 150 रुपए की है, तो आपको 35 रुपए एक्स्ट्रा और इनकम के डालने पड़ेंगे उस चीज में। तो प्रॉब्लम यहीं पे क्रिएट होती है कि हम लोग सारे के सारे खर्चों के लिए सेविंग अकाउंट पे जिसको बोलते हैं हम डिपेंडेंट रहते हैं, आश्रित रहते हैं। हम लोगों ने हर बड़े से बड़े छोटे से छोटे खर्चों के लिए इस सेविंग अकाउंट को रखा होता है। और इस सेविंग अकाउंट की प्रॉब्लम पता है क्या है? मान लीजिए आपके पास सेविंग अकाउंट में आज 10 लाख है, 15 लाख है, 20 लाख है, 30 लाख भी है, 40 लाख भी हो जाएंगे ना, जब आप पासबुक देखेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ नीचे अमाउंट बताता है। वो अमाउंट जैसे कहते हैं ना कि हम लोग जो पैसा है वो एक माया की तरह है, वो अमाउंट हम लोगों को दिख जाता है, हमारे माइंड को दिख जाता है, हमें दिख जाता है कि वो 40 लाख रुपए है, लेकिन हमें ये नहीं दिखता कि इस अमाउंट में हमने 15 साल के बाद का वो एजुकेशन भी जोड़ना है, हमने उसमें वो घर का भी जोड़ना है, उसके बाद शादी का भी जोड़ना है, कोई बीमार हो जाता उसके लिए भी जोड़ना है, कोई गाड़ी लेनी उसमें भी जोड़ना है, या फिर घर ज़मीन लेनी है उसको भी जोड़ना है। वो बाइफरकेशन हम लोग नहीं कर पाते हैं। फिर क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि आज आपके पास खाते में 20 लाख रुपए है, 30 लाख रुपए है, तो उससे जो इमीडिएट हमारी आज की नीड है, हो सकता है कि किसी दिन कहीं जगह पे हमें गाड़ी लेने की हमें लगता है कि ओ यार मेरे पास 20 लाख रुपए है तो मैं गाड़ी ले सकता हूं। फिर मुझे लगता है कि हाँ यार मेरे पास 20 लाख रुपए है तो मुझे ये ज़मीन में ले सकता हूं। हाँ यार मेरे पास 20 लाख रुपए है तो मैं ये घर खरीद सकता हूं। जैसे ही आपने मान लो एक घर आपने खरीद लिया, फिर से जीरो पे आ जाएंगे और आपके जो खर्चे हैं वो स्टैंडिंग के स्टैंडिंग ही रह जाएंगे, जो आने ही आने हैं आपकी लाइफ में। फिर वो आपके बच्चों की एजुकेशन हो, फिर वो आपकी जो बच्चे की जो शादी है वो आनी है, या फिर कोई बीमार हो जाता है तो उसके लिए वो चीज़ आनी ही आनी है। लेकिन आपने पूरा का पूरा पैसा वो घर में लगा दिया है। अब आपको फिर से उसी टेंशन में जीना पड़ेगा फिर से कि अब बच्चे की शादी के लिए पैसे मेरे को फिर से इकट्ठा करना है, अब उसके एजुकेशन के लिए मुझे फिर से पैसा इकट्ठा करना है। ये हम इसी सर्कल में, जिसको बोलते हैं ना, ये जाल में हम लोग मिडिल क्लास वाले फंसे रहते हैं। और इसी की वजह से हम लोग कभी जिसको कहते हैं ना सुखी जिंदगी नहीं जी पाते। हर वक्त हमें ये टेंशन रहती है कि ओ यार उसके लिए भी पैसा इकट्ठा करना है, ऐसे भी करना है, कैसे होएगा, ये चीज़ करनी है, अच्छा मैंने शादी तो कर ली यार, अब ये घर भी बनाना था, इसके लिए तो पैसे ही नहीं बचे, और यार मैंने घर तो बना लिया, अब बच्चों की एजुकेशन है, 2 बच्चे हैं मेरे, अब हायर एजुकेशन इतनी महंगी हो चुकी है तो उसके लिए पैसे कहाँ से करूँ, उसके बाद कोई घर बनाना है उसके लिए पैसे कहाँ से करूँ, इनकी शादियाँ करनी इसके लिए पैसे कहाँ से करूँ। ये चीज़ हम लोग पूरी जिंदगी इसी टेंशन में बिता देते हैं। एक जो माँ बाप है ना, उसकी पूरी जिंदगी इन्हीं 3-4 खर्चों के इर्द गिर्द घूमी रहती है। और ये सिर्फ और सिर्फ होता है इस वजह से कि हम लोग प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते हैं। सारे के सारे खर्चों को हमने सेविंग अकाउंट पे डाल दिया है। सेविंग अकाउंट असल में शेविंग अकाउंट है। 15 साल के बाद आपके उस 100 रुपए का 15 में 45 रुपए बन जाएगा या 50 रुपए बन जाएगा, लेकिन जो खर्चा है, मतलब कि आप 15 साल के बाद 150 रुपए टोटल हो जाएंगे आपके पास, लेकिन जो खर्चे हैं वो पूरे डबल हो चुके होंगे आपके इस महंगाई दर के हिसाब से। 150 गुना 10% महंगाई दर है, 8% है। 15 साल के बाद 100% या 150% के हिसाब से वो बढ़ चुकी होगी आपके पास। तो आप लोग उन खर्चों को कैसे सरवाइव कर पाओगे इस छोटे से जो हमारी सेविंग है उस पे। तो आपको असल में कहने की बात ये है कि हमें समझने की ये बात है कि हम लोगों को इन बड़े खर्चों के लिए, 2-3-4 बड़े खर्चे हैं, इनके लिए अलग से फंड रेज करना होगा, अलग से प्लानिंग करनी होगी, अलग से इन्वेस्टमेंट करनी होगी, अलग से इसके लिए प्लान करना होगा, सारी की सारी चीज़ें करनी होगी। सेविंग अकाउंट में इस चीज़ के साथ मत जोड़िए, ये हमेशा प्रॉब्लम देगा। आपकी पूरी पीढ़ी, आपको पूरी उम्र आपको काम करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। आप कभी भी सेटिस्फाई वाली लाइफ नहीं जी पाएंगे। आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे जो बेसिक से 3-4 मेन खर्चे होते हैं एक हम मिडिल क्लास वालों के लिए, फैमिली के लिए, वो चीज़ होती है कि बच्चों की हायर एजुकेशन,
कि उन्हें जो +2 के बाद जो ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने कोई कोर्स करने हैं, कोई MBA करनी है, कोई MCA करनी है, कोई BTech करना है, कोई MTech करना है, उसका खर्चा। दूसरा उसके बाद उनकी बेटी है, बेटा है, उनकी शादी का खर्चा। उसके बाद एक हम लोगों को घर बनाने की ज़रूरत होती है, उसका खर्चा, और एक गाड़ी। ये 3-4 चीज़ें जो बड़े खर्चे हैं। और एक हेल्थ का भी हम लोग मान के चलते हैं कि हेल्थ की भी हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, कि हो सकता है कभी कोई परिवार में बीमार हो जाए, कोई खुदा ना खास्ता भगवान ना करे कि कोई बड़ी बीमारी हो जाए, उसके लिए ये 3-4-5 खर्चों पे अगर आपने सही ढंग से प्लान कर दिया ना, तो आपका जो आज है ना वो सुखी रहेगा, कल भी सुखी रहेगा। क्योंकि अगर आप रात को सोएंगे तो आप इस सोच के साथ सोएंगे, इस सेटिस्फेक्शन के साथ सोएंगे कि मैंने यार जो ये मेरे 5 बड़े खर्चे हैं ना, इनके मैंने ये पौधों की तरह, बड़े पेड़ की तरह मैंने ये बड़े पेड़ लगने हैं, उसके लिए मैंने अभी से थोड़ा थोड़ा पानी देना शुरू कर दिया है। मैंने अभी से उनको थोड़ी थोड़ी खाद देना शुरू कर दिया है। मैंने अभी से उनकी देखभाल करना शुरू कर दिया है। वो अलग अलग, एक आम का पेड़ है, एक सेब का पेड़ है, एक आपका दूसरा और जो संतरे का पेड़ है। आपने हर इस पेड़ के हिसाब से, उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसको फीड करना है, उसकी देखभाल करनी है, उसमें इन्वेस्ट करना है, उसमें प्लान करना है, ताकि 10 से 15 साल के बाद कोई खर्चा आपके पास 10 साल के बाद आएगा, कोई 15 साल के बाद आएगा, कोई 20 साल के बाद आएगा, तो आप डेली आपका ये सिंचा हुए जो तरीका है, जो आपने उनको एक जिसको कहते हैं प्लान करके सिंचा हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे बड़े होते जाएंगे और आपको उनके लिए टेंशन लेने की, जो दुखी होने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। आने वाले वीडियो में मैं एक एक टॉपिक पे बात करूंगा कि आप एजुकेशन के लिए कैसे प्लान कर सकते हैं, आप शादी के लिए कैसे प्लान कर सकते हैं, और उसके बाद घर के लिए कैसे प्लान कर सकते हैं, और उसके बाद जो गाड़ी है या फिर बीमारी है उसके लिए कैसे प्लान कर सकते हैं। तो फिलहाल यही है कि अपने सेविंग अकाउंट पे इतना ज़्यादा भरोसेमंद मत रहिए, इससे निकल के इन्वेस्टमेंट की तरफ सोचिए। कहीं से भी आपका पैसा 8-10% या 12% के हिसाब से बढ़ रहा हो, ऐसी चीज़ों पे इन्वेस्ट कीजिए। सेविंग अकाउंट में आपका ही पैसा आने वाले 10-15 साल में आपको ही आधा होके मिलेगा। आधा होके का मतलब ये है कि वो पैसा आधा नहीं होगा, लेकिन जो खर्चा है वो डबल हो चुका होगा। वो चीज़ें ऑटोमेटिकली फिर आधी दिखने लग जाती हैं। आज जो चीज़ आपने 100 रुपये की इनकम से आज आप एक 100 रुपये की आइटम खरीदोगे, 10 साल के बाद आपका ये सेविंग अकाउंट उसी चीज़ को आपने फिर से खरीदना है। आप मान के चलिए कि आज मेरे पास एक लैपटॉप है जो 100 रुपये में आ रहा है, आज मेरी जो इनकम है वो 100 रुपये है, और मुझे ये लैपटॉप 10 साल के बाद लेना है। फिर आपने उस 100 रुपये को आपने सेविंग अकाउंट में डाल दिया कि 10 साल के बाद मुझे वो ये लैपटॉप लेना है। 10 साल के बाद जब आप देखोगे तो सेविंग अकाउंट में वो पैसा 130 रुपये बन चुका होगा, और जो आपका इस लैपटॉप की कीमत है वो 200 रुपये हो चुकी होगी। या मतलब ये है कि आपका 70 रुपये आपको फिर से और इकट्ठा करना पड़ेगा। मतलब कि आज जो खरीद सकते थे आप उस पैसे से, 10 साल के बाद वो उससे आप नहीं खरीद सकते, वो बहुत कम हो चुका होगा। इसीलिए इस सेविंग अकाउंट पे इतना ज़्यादा भरोसा मत कीजिए। हाँ, बेसिक सा जो कैश फ्लो है वो चीज़ आपके पास होनी चाहिए कि इमीडिएट खर्चे हैं, आपके घर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, घर में कोई इमीडिएट कैश की ज़रूरत है, कहीं पे कोई ऐसे खर्चे हैं जिनको आने वाले टाइम में थोड़ा सा टाइम तक आपके पास सिक्योरिटी के लिए आपके पास चाहिए, वो चीज़ रख सकते हैं। लेकिन सारा का सारा पैसा इस सेविंग अकाउंट में जाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, और सबसे बड़ा कारण है हम मिडिल क्लास वालों का मिडिल क्लास ही रहना, और सबसे बड़ा कारण है हमारा दिन रात उन्हीं खर्चों की टेंशन में जीना। ये सबसे बड़ा कारण है हमारा सेविंग अकाउंट पे इतना ज़्यादा भरोसा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, आने वाले वीडियो में जल्द ही 3-4 दिन 2-3 दिन के बाद एक एक टॉपिक पे, एक एक खर्चों पे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप उसको प्लान कर सकते हैं सेविंग अकाउंट के बाहर निकल के। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा चैनल को, ताकि जो कल परसों ये आपके इन खर्चों के बारे में जो मैं आपको प्लान बताऊँगा, जो इन्वेस्टमेंट की चीज़ें बताऊँगा,
वो आप अच्छे ढंग से उसको कर पाएँ और आप फाइनेंशियली छोटे लेवल पे फाइनेंशियली फ्रीडम आप थोड़ा सा रहे, बड़े खर्चों से आप थोड़ा सा अपने आप को बाहर निकालें और एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत आप इनको अचीव कर पाएँ। थैंक यू सो मच।